हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न एजुकेशन में। और आज हम फिर से अपने इस वीडियो में डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो 2022 का फर्स्ट पेपर बाल विकास है ना, उसकी चर्चा हम करेंगे। अभी तक हमने 2024 और 2023 के फर्स्ट पेपर का जो है एनालिसिस कर लिया है। यदि अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाके वीडियो को आप देखिए। वीडियो का लिंक जो है यहाँ पर हमारे इस वीडियो के अंत में आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स अच्छे से एनालिसिस करके पढ़ लेते हैं तो निश्चित ही आप डीएलएड का कोई भी सेमेस्टर हो अच्छे से अच्छा जो है स्कोर और कम समय में कर पाएंगे, ठीक है। वैसे तो हमें पूरा सिलेबस जो है पढ़ना चाहिए ताकि आगे के कंपटीशन एग्ज़ाम्स में भी हम अच्छा कर सकें, लेकिन यदि ये सेमेस्टर एग्ज़ाम्स की बात करें तो आप निश्चित ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करके अच्छा स्कोर जो है पा सकते हैं, ठीक है। तो उसी सीरीज़ में हम आज 2022 के फर्स्ट पेपर जो कि बाल विकास या चाइल्ड डेवलपमेंट है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हैं, जिससे कि आपको भी नए नए वीडियो के सजेशंस जो हैं वो मिलते रहें और आप अपने सेमेस्टर की प्रिपरेशन जो है अच्छे से कर पाएँ, ठीक है। तो वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस किस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो आए हुए थे 2022 के पेपर में, ठीक है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करते हैं। कहा जा रहा है कि यहाँ पर बाल विकास के अंतर्गत निम्नलिखित आयु है। तो ध्यान दीजिएगा, कहने का मतलब ये है कि बाल विकास में हम किस आयु से किस आयु तक के बालकों को के बारे में हम अध्ययन करते हैं, किसके बारे में जानते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, बाल विकास के अंतर्गत हम शैशवावस्था से लेकर किशोरावस्था तक के विद्यार्थियों के बारे में हम उनके विकास के बारे में अध्ययन करते हैं। तो ये जो है 0 से लेकर 18 वर्ष तक के आयु के बालकों के लिए हो जाती है। तो इस हिसाब से हमारा जो पहला क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन जो है वो क्वेश्चन का ऑप्शन पहला ही सही हो जाएगा, 0 से 18 वर्ष, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे का जो दूसरा प्रश्न है उसको देखते हैं। कह रहा है बुद्धि का विकास लगभग पूर्ण हो जाता है। कब तक पूर्ण हो जाता है? तो किशोरावस्था के अंत तक बुद्धि का विकास पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। फिर पूछ रहा है कि नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या होती है। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछ रखा है। तो नवजात शिशु में कुल 270 जो है हड्डियां होती हैं। तो नवजात शिशु में तो हो गया 270, है ना, नवजात शिशु में 270 हो गया। लेकिन जब बाल्यावस्था आती है तो बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या बढ़कर जो है 350 हो जाती है। और जब बालक किशोर होता है तो किशोरावस्था में हड्डियों की संख्या कुल 206 हो जाती है, ठीक है। तो ये संख्याएं आप याद रखिएगा, कई बार ये क्वेश्चन जो है पूछ रखा है, ठीक। तो यहाँ पर नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या 270 होती है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला जो हमारा प्रश्न है, कह रहा है कि सीखने को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो प्रेरणा। प्रेरणा ही अधिगम का राजमार्ग है जिस पर विद्यार्थी आगे बढ़ते हुए चीज़ों को सीखता है। तो प्रेरणा अधिगम को सबसे अधिक प्रभावित करता है, ठीक है। आगे की चीज़ें भी प्रभावित करती हैं लेकिन सबसे प्रमुख जो है वो आपका प्रेरणा ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सीखने की सही परिभाषा है। कभी व्यक्ति अपने व्यवहार में स्थायी बदलाव कर देता है तो वो अधिगम या सीखना कहलाता है। तो इन चारों ऑप्शंस में से जो सबसे उपयुक्त और सबसे सही ऑप्शन है वो ये है, अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में आया परिवर्तन। व्यक्ति अपने व्यवहार में लाया जो स्थायी बदलाव होता है, जो कि अनुभव और किसी प्रकार के प्रशिक्षण द्वारा ले आया जा सकता है, वही हमारा अधिगम कहलाता है। तो तीसरा जो ऑप्शन है वो सबसे सही ऑप्शन है, अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में आया परिवर्तन ही अधिगम होता है। और ये जो आप परिभाषा देख रहे हैं ये एक परिभाषा है गेट्स की, इसको भी आप साथ ही साथ याद रखिएगा, ठीक है।
ये जो परिभाषा किसकी है वो गेट्स की परिभाषा है, गेट्स और उनके अन्य साथियों की। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। यहाँ पर कह रहा है प्रयत्न और भूल का सिद्धांत, है ना, प्रयत्न और भूल का सिद्धांत। ये जो है आपके थॉर्नडाइक ने जो है वो दिया है। किसने दिया है? थॉर्नडाइक का जो प्रयास और त्रुटि का जो सिद्धांत है वो ये है, थॉर्नडाइक ने जो है वो दिया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको हम उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत या इसी सिद्धांत को हम उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत भी कहते हैं, या इसी को हम स्टिमुलस रिस्पांस सिद्धांत भी या स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी, एसआर थ्योरी भी कहते हैं। ठीक है, चलिए। और थॉर्नडाइक के बारे में आपने पढ़ा होगा कि थॉर्नडाइक ने जो है अपना प्रयोग आपके बिल्ली पे जो है वो किया था। ठीक है, और थॉर्नडाइक ने ही सीखने के 3 मुख्य नियम और 5 गौण नियम दिए। 3 मुख्य नियम और 5 गौण नियम जो है वो इन्होंने दिए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, बालक के नैतिक विकास से क्या तात्पर्य है ना। व्यवहार और आचरणों में जो सकारात्मक बदलाव होता है वो उसका नैतिक विकास कहलाता है। तो यहाँ पर चारित्रिक विकास से तात्पर्य जो है नैतिक विकास का हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 पर चलेंगे। कौन सा प्रकार मनोवैज्ञानिक है? व्यक्तित्व का ये प्रकार यहाँ पर दिया हुआ है। कौन सा मनोवैज्ञानिक प्रकार है? तो बहिर्मुखी जो है वो एक व्यक्तित्व का प्रकार है जिसे कार्ल जुंग ने दिया था। ठीक है, तो अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। ठीक, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन, पहला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। आत्मकेंद्रित व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है ऐसा व्यक्ति जो स्वयं में ही खोया हुआ रहता है, अपनी भावनाओं को, विचारों को बाहर या लोगों से मिलने जुलने में थोड़ा कतराता है। ऐसे व्यक्ति को आत्मकेंद्रित व्यक्ति कहते हैं और यह जो है वो अंतर्मुखी का एक प्रकार है। ठीक है, तो आत्मकेंद्रित व्यक्ति अंतर्मुखी होता है। ठीक है, इस बात को आप याद रखेंगे। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी, ये 3 प्रकार जो हैं वो किसने बताए? तो कार्ल जुंग ने बताए हैं। व्यक्तित्व के प्रकार हैं ना, किसके प्रकार हैं? तो व्यक्तित्व के प्रकार हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है चिंतन के साधनों में से एक है। चिंतन के साधनों में से इनमें से कौन है? संकेत रटना या सामान्यीकरण और गुणों का विश्लेषण। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन जो सही हो जाएगा आपका जो है, चिंतन के साधनों में से गुणों का विश्लेषण जो है एक साधन है, चिंतन का साधन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। कह रहा है बालक में अभिप्रेरणा उत्पन्न करने का स्रोत है। उसके अंदर अभिप्रेरणा को उत्पन्न करने का स्रोत कौन कौन सा है? तो ये क्वेश्चन एक बार और पूछ रखा है। यहाँ फिर से इसने पूछा उद्दीपक, रुचि और आवश्यकता और सभी। तो ध्यान दीजिएगा, उपरोक्त सभी। बालक के अंदर अभिप्रेरणा उद्दीपक द्वारा। उद्दीपक का मतलब क्या हुआ? आपके सामने कोई ऐसी वस्तु, स्थिति या कोई ऐसा कारक जो आपकी उत्तेजनाओं को जागृत कर दे, उद्दीपक कहलाता है। रुचि क्या है? रुचि आपके अंदर की वो भावना जो किसी कार्य को करने के लिए आपको प्रेरित करती है। और आवश्यकताएं, आप जो चाहते हैं वो आपकी आवश्यकता है। तो ये तीनों ही आपको अभिप्रेरित करने में आपकी सहायता करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन 4 जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है, किसका कथन है? तो ये जो कथन है, स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है, ये रॉस का कथन है। याद रखिएगा, किसका कथन है? रॉस का। तो कथन जितने भी आ रहे हैं आप उसको लिखते जाइए और एक पेज पे लिखते जाइए और उसको याद करते रहिए। ठीक है, क्योंकि इसका एक ही उपाय है, उसे याद करना ही होगा। स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है, ये रॉस का कथन है, J.S. रॉस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। सृजनात्मक बालक की विशेषता है। सृजनात्मक बालक वे बालक जो किसी नई चीज़ को करने में, नई चीज़ को बनाने में रुचि रखते हैं, वो सृजनात्मक बालक कहलाते हैं। उनका जो प्रवृत्ति होता है किसी नई चीज़ में अधिक, किसी नए चीज़ को करने में उनकी प्रवृत्ति अधिक होती है। तो जो बालक जिज्ञासु होते हैं उनको वह सृजनात्मक बालक होते हैं। ठीक, तो यहाँ पर जिज्ञासु बालक सृजनात्मक बालकों की विशेषता है। ठीक है,
चलिए अब अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14, संवेगों का प्रकार नहीं है। संवेग या इमोशन क्या होते हैं? संवेग वे भावनाएं होती हैं जो किसी परिस्थिति में आप यूँ कहें कि अंदर से अचानक से जो है बाहर निकलती हैं, इमोशन या संवेग कहलाती हैं। तो ध्यान दीजिएगा, क्रोध, भय, प्रेम ये तीनों ही संवेग है, परंतु ध्यान कोई संवेग नहीं है। यह एक मस्तिष्क का है ना, स्मृति का एक भाग है। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन हमारा संवेग का प्रकार नहीं है कह रहा है, तो वो ध्यान हो जाएगा। फिर उसके बाद कह रहा है सिगमंड फ्रॉयड के अनुसार आक्रामकता का कारण है। ये जो प्रश्न है वो सिगमंड फ्रॉयड के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत से यहाँ पर पूछ रखा है और कह रहे हैं कि फ्रॉयड के अनुसार आक्रामकता का कारण क्या है। ठीक है, आक्रामकता पहले हमें समझना होगा कि आक्रामकता फ्रॉयड के अनुसार क्या होती है। तो वो कहते हैं कि जब हमारे अंदर की विनाशकारी ऊर्जा जो होती है वो अंदर की ओर जाने के बजाय बाहर की ओर व्यक्त होने लगती है। जो विनाशकारी हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा है वो अंदर ही रहने के बजाय बाहर की ओर व्यक्त होने लगे, बाहर की ओर आने लगे, तो वह आक्रामकता कहलाती है और व्यक्ति का व्यवहार आक्रामक हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिए उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया और उस शब्द है वो उन्होंने कहा थैंटोस। क्या कहा? थैंटोस, या आप कह सकते हैं मृत्यु की भावना, मृत्यु की मूल प्रवृत्ति। ठीक है, मृत्यु की मूल प्रवृत्ति, या फिर आप कह सकते हैं डेथ इंस्टिंक्ट। डेथ इंस्टिंक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सिगमंड फ्रॉयड ने जो ये थैनाटोस जो है वो आक्रामकता का कारण है, डेथ इंस्टिंक्ट है। तो इसका कारण क्या है? उन्होंने कहा कि इसका कारण है कुंठा। ये डेथ इंस्टिंक्ट क्यों आता है, ये आक्रामकता क्यों आती है? तो वो आती है कुंठा के कारण। व्यक्ति अंदर से जब कुंठ हो जाता है, किसी व्यक्ति को किसी भावना व विचार को बाहर अंदर दबा कर रखता है, दमित इच्छाएं जो उसके अंदर होती हैं, इसकी वजह से कुंठा आती है और उस कुंठा के कारण जो है वो व्यवहार में आक्रामकता को जन्म देती है। ठीक है, और ये आक्रामकता को उन्होंने इसको हिंदी में कहा गया उद्दोलन। क्या कहा गया? उद्दोलन। ध्यान रखिएगा, इसे कहा गया उद्दोलन। तो फ्रॉयड के अनुसार आक्रामकता का कारण क्या है? तो उद्दोलन ही आक्रामकता का कारण है। ठीक है, बात समझ में आपको आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं और आगे के प्रश्नों को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपके आ जाते हैं, सभी पे एक एक करके चर्चा करते हैं। शिक्षक को बाल विकास का ज्ञान क्यों आवश्यक है? इसके 2 कारण बताइए। तो ये बताइए, बाल विकास जो होता है वो बालकों के विकास के बारे में अध्ययन करने का कार्य करता है और शिक्षक बालकों को पढ़ाता है। जब तक वह बालकों की प्रकृति को नहीं समझेगा, उनके गुण दोष और विशेषताओं को नहीं समझेगा, तब तक उपयुक्त शिक्षण विधियों का और सही निर्देशन और परामर्श, सही शिक्षण विधियाँ, सही विषय वस्तु इत्यादि का उपयोग वो नहीं कर पाएगा। इसीलिए शिक्षक को बाल विकास का ज्ञान होना ज़रूरी है। तो सबसे पहला कारण यही है कि उपयुक्त शिक्षण विधियों का प्रयोग करने के लिए। दूसरा कारण हो जाएगा उपयुक्त शिक्षण सामग्रियों का उपयोग करने के लिए। तीसरा उपयुक्त पाठ्यक्रम के निर्माण के लिए। कई कारण ही हो जाते हैं, तो यहाँ पर 2 कारण ही हमें लिखने हैं। ठीक है, उसके बाद शैशवावस्था का प्रमुख 2 विशेषताएं लिखिए। सबसे बड़ी विशेषता है कि वह आत्म केंद्रित होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? आत्म केंद्रित होते हैं। ये प्रश्न एक बार और पूछा है। ठीक है, आत्म केंद्रित होते हैं बालक। दूसरी विशेषता ये है कि बालक जो है उनमें दोहराने की प्रवृत्ति उनके अंदर ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये 2 विशेषताएं हैं। इसके अलावा और भी कई विशेषताएं हैं। स्वार्थी होते हैं, आत्म केंद्रित होते हैं, दोहराने की जो है उनके अंदर प्रवृत्ति होती है और उनका शारीरिक विकास बहुत तेज होता है ना। जिज्ञासु होते हैं शैशवावस्था के बालक। ठीक है,
ये चीज़ है। अब आगे बढ़ते हैं 18वें प्रश्न पे। वो कह रहा है किशोरावस्था से क्या तात्पर्य है। तो किशोरावस्था जो है वह बालक की 12 से 18 वर्ष तक की जो आयु है वो किशोरावस्था की आयु कहलाती है, और यह शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और नैतिक विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण अवस्था है, क्योंकि यह अवस्था संवेगों की अवस्था है। इसमें शारीरिक, मानसिक, सामाजिक इत्यादि सभी प्रकार के बदलाव जो है वो होते हैं। इसलिए यह किशोरावस्था शैक्षिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण अवस्था है ना। तो ये याद रखिएगा, किशोरावस्था संवेगों की अवस्था है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। समायोजन क्या है, एडजस्टमेंट क्या है। जब कोई व्यक्ति किसी एक परिस्थिति में अपने आप को समायोजित करने की क्षमता रखता है तो यही उसका समायोजन कहलाता है। ठीक है, तर्क क्या है, तर्क करना है ना, या तर्क या लॉजिक जिसको कहते हैं, तो मैंने इसको बता रखा है। तर्क जो है वह आपके विचारों का, आपकी कल्पनाओं का या पूर्व में प्राप्त किए गए अनुभवों का किसी समस्या के समाधान में उपयोग करना ही तर्क है। यानी जब आप किसी समस्या का समाधान करने के लिए पूर्व में प्राप्त अनुभव, ज्ञान या विचारों का उपयोग करते हैं तो यही जो है तर्क कहलाता है। ठीक है, सामाजिक विकास क्या है। सामाजिक रीति रिवाजों, मान्यताओं और विशेषताओं इत्यादि को अपनाना, समझना, जानना ही सामाजिक विकास है। जैसे जैसे बालक की आयु बढ़ती है उसका सामाजिक दायरा बढ़ता जाता है और अधिक से अधिक सामाजिक होता जाता है। ठीक है ना। तो सामाजिक विकास का मतलब हुआ कि व्यक्ति के सामाजिक रीति रिवाजों, मान्यताओं, परंपराओं है ना इत्यादि को जानना और उसे अपनाना और उसी के अनुरूप अपने आप को ढालना जो है वो सामाजिक विकास कहलाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। व्यक्तित्व की कोई एक परिभाषा लिखिए। ठीक है, व्यक्तित्व की कोई एक परिभाषा लिखिए। तो व्यक्तित्व की एक परिभाषा आप लिख सकते हैं कि गिलफोर्ड की परिभाषा आप लिख सकते हैं कि व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है। गिलफोर्ड ने कहा कि व्यक्तित्व जो है वो गुणों का समन्वित रूप है। वुडवर्थ ने कहा कि व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की एक समग्र विशेषता है। व्यक्ति के व्यवहार की जो समग्र विशेषता है वही व्यक्तित्व है। इसके अलावा और भी बहुत सारी परिभाषाएं हैं जिसको आप लिख सकते हैं। आइजेंक ऑलपोर्ट की परिभाषा जो है बड़ी ही व्यापक परिभाषा है जिसे आपको याद भी होना चाहिए। ऑलपोर्ट ने 50 परिभाषाओं का विश्लेषण करके 1937 में एक परिभाषा दी और कहा कि व्यक्तित्व व्यक्ति के अंदर उन मनोशारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसका एक अनूठा समायोजन स्थापित करते हैं। इस परिभाषा को आप अवश्य पढ़ लीजिएगा क्योंकि परीक्षाओं में ये परिभाषाएं पूछी जाती हैं। तो 50 परिभाषाओं का विश्लेषण करके सभी का निचोड़ जो है ऑलपोर्ट ने अपनी इस परिभाषा में दिया है ना। मैं फिर से उसको पढ़ देता हूँ यहाँ पर कि व्यक्तित्व व्यक्ति के अंदर उन मनोशारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसका एक अनूठा समायोजन स्थापित करते हैं। तो ये परिभाषा आप लिख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 पे बात करेंगे। कह रहा है आवाज़ में भारीपन किस अवस्था में आता है। तो ध्यान दीजिएगा, आवाज़ में जो बच्चों की आवाज़ में भारीपन आना शुरू होता है वह किशोरावस्था में आता है। किस में आता है? किशोरावस्था में। तो इसमें जो बालक होते हैं उनका आवाज़ तो भारी होने लगता है, लेकिन जो बालिकाएँ या लड़कियाँ जो होती हैं उनकी आवाज़ जो है वो पतली होने लगती है। ठीक है, तो किशोरावस्था में आवाज़ में भारीपन आता है। अधिगम का अर्थ स्पष्ट कीजिए, है ना। अधिगम क्या है? अधिगम जब हम किसी भी व्यवहार को, किसी भी ज्ञान, गुण या कौशल को इस प्रकार से सीख लेते हैं कि वह हमारे व्यवहार में सदैव के लिए सम्मिलित हो जाता है, तो यही क्या है? अधिगम है। तो अधिगम के संबंध में कई सारी परिभाषाएं दी गई हैं, है ना। योग्यताओं या क्षमताओं का अर्जन ही अधिगम है। किसी ने कहा कि व्यवहार द्वारा व्यवहार में आया परिवर्तन ही अधिगम है
है ना। तो इसे ही हम अधिगम कहते हैं कि जब भी हम कोई चीज़ सीख लेते हैं सदैव के लिए, हमेशा के लिए, कुछ इस प्रकार से कि वो हमारे व्यक्तित्व का ही, हमारे व्यवहार का ही हिस्सा बन जाता है, व्यक्तित्व में शामिल हो जाता है, तो वही अधिगम कहलाता है। कल्पना से आप क्या समझते हैं? कल्पना की परिभाषा फिर से यहाँ पर पूछ रही है। तो जब हम अप्रत्यक्ष चीज़ों के बारे में विचार या चिंतन करते हैं वही हमारी कल्पना है ना। यानी जो चीज़ें हमारे सामने नहीं भी हैं उसके बारे में विचार करना, चिंतन करने की जो प्रक्रिया है वो कल्पना कहलाती है। यानी अप्रत्यक्ष वस्तुओं के संबंध में चिंतन ही कल्पना है। ठीक है। रुचि के भेद बताइए, यानी रुचि के प्रकार यहाँ पर आपसे पूछ रहा है। तो स्टूडेंट्स, रुचि के भेद या रुचि के प्रकार जो हैं कई मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग तरीके से जो है वो वर्गीकृत किए हैं। इसमें सुपर नाम के एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने रुचि को वर्गीकृत किया है 4 भागों में, है ना। तो आइए उन 4 भागों को यहाँ पर देख लेते हैं, चारों का नाम क्या है। तो सबसे पहले जो है उन्होंने कहा अभिव्यक्त रुचियाँ। क्या कहा? अभिव्यक्त रुचियाँ। दूसरा उन्होंने कहा प्रदर्शित रुचियाँ। कौन सी रुचियाँ? प्रदर्शित। उसके बाद तीसरा कहा आकलित। आकलित इंटरेस्ट, है ना। उसके बाद उन्होंने कहा सूचित। कौन सी? सूचित। ठीक है। तो ये हमारे 4 प्रकार की रुचियां हो गई। आइए इनके बारे में संक्षिप्त जो है जान लेते हैं कि अभिव्यक्त, प्रदर्शित, आकलित और सूचित रुचियां क्या हैं। तो अभिव्यक्त रुचियां वे होती हैं जिन्हें व्यक्ति की स्वयं कही गई या स्वयं द्वारा बताई गई बातों के द्वारा हम उससे जान सकते हैं। ठीक है। अभिव्यक्त रुचियां कहलाती हैं। ठीक है। जैसे उनके कार्य, उनके व्यवहार, उनके पसंद नापसंद इत्यादि को प्रत्यक्ष पूछकर हम जान सकते हैं। उनसे हम पूछ लेंगे, वो हमें बता देंगे। तो ये क्या हो जाएगी? अभिव्यक्त रुचियां कहलाएंगी। इसके अलावा जो अगला हमारा प्रकार है वह है प्रदर्शित रुचियां। प्रदर्शित रुचियां का मतलब ये है कि वे रुचियां जिन्हें वे बताते तो नहीं हैं लेकिन उनका अवलोकन करके हम जान सकते हैं, है ना। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, मैनिफेस्टेड इंटरेस्ट जिसको हम कहते हैं। व्यक्ति या बालक के विभिन्न क्रियाओं और व्यवहारों के अवलोकन से उन्हें पहचाना जा सकता है, वो जो है प्रदर्शित रुचियां कहलाती हैं। जैसे कोई व्यक्ति दिन रोज़ क्रिकेट खेलता है, कोई व्यक्ति जो है रोज़ गाने सुनता है ना। और कोई व्यक्ति है उसको घूमना फिरना बहुत पसंद है, तो ये क्या है? हम उसको देख के जान सकते हैं बिना पूछे, तो वो प्रदर्शित रुचियां हैं। आकलित रुचियां क्या हैं? वे रुचियां आकलित या इन्फर्ड, है ना, इन्फ्रेड इंटरेस्ट जो हैं वो क्या हैं? वो आपकी वे रुचियां जिन्हें विभिन्न परीक्षणों के द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। जिनका आकलन किया जा सकता है। ऐसी रुचियां जिनको हम टेस्ट कर पाते हैं, टेस्ट करके जान लेते हैं, वो आकलित रुचियां कहलाती हैं। और चौथा जो प्रकार है सूचित रुचियां, वे जिन्हें हम किसी ये कहे इन्वेंटरी के द्वारा, प्रमापीकृत इन्वेंटरी के द्वारा ज्ञात किया जाए। कोई स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट हो, उस स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट से हम किसी व्यक्ति की पसंद नापसंद या उसकी रुचि को जाने, तो वो सूचित रुचियां कहलाती हैं। ठीक है। तो सुपर के अनुसार ये 4 रुचियों के प्रकार हैं, इसको आप याद रखिएगा। बुद्धि परीक्षण कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है। तो यहाँ पर बुद्धि परीक्षणों का प्रकार आपसे पूछ रखा है, ध्यान दीजिएगा। बुद्धि परीक्षण को अलग अलग आधारों पर बांटा गया है। यदि आप परीक्षणों के प्रशासन के आधार पर बांटेंगे तो ये 2 प्रकार पे हो जाएगा। वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण और दूसरा हो जाएगा सामूहिक बुद्धि परीक्षण। ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। और ये तो एक वर्गीकरण हो गया। एक और वर्गीकरण किया जाता है जो कि
जो बुद्धि परीक्षण के लिए जो मापन उपकरण बनाया गया है, उस मापन उपकरण की प्रकृति के आधार पर तो वो शाब्दिक बुद्धि परीक्षण और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। ठीक है, उसके बाद कह रहा है अमूर्त बुद्धि से क्या तात्पर्य है। ऐसी बुद्धि जो अमूर्त बुद्धि है, यानी कि ऐसी बुद्धि जो कि अमूर्त संप्रत्तियों को जानने समझने और अमूर्त चिंतन करने के लिए जिस बुद्धि का उपयोग किया जाता है वो अमूर्त बुद्धि कहलाती है। ठीक है ना। अमूर्त चिंतन से तात्पर्य अभी मैंने आपको बताया, जो चीज़ें अप्रत्यक्ष हैं, हमारे सामने नहीं हैं, जिन्हें हम छू नहीं सकते, महसूस नहीं सकते, यानी इंद्रियों द्वारा जिन वस्तुओं को हम जान नहीं सकते, उसके बारे में जब हम चिंतन और मनन करते हैं तो वो अमूर्त बुद्धि के द्वारा ही करते हैं। ठीक है। शारीरिक विकास का अध्ययन क्यों जरूरी है। शारीरिक विकास का अध्ययन इसलिए ज़रूरी है, पहला कारण ये है कि शारीरिक विकास के अध्ययन से हमें बालक की क्षमताओं का पता चलता है। दूसरा, हम उस शारीरिक विकास के द्वारा ही हम पूर्वानुमान लगा सकते हैं कि बालक क्या कर सकता है। उसकी गुण दोष और विशेषताओं का पता चलता है, भावनाओं का पता चलता है, बौद्धिक क्षमताओं का, मानसिक और सामाजिक क्षमताओं का पता चलता है, जिसके आधार पर हम शिक्षण की क्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं उसके अनुरूप। यानी शिक्षण को बाल केंद्रित बनाने के लिए शारीरिक विकास का अध्ययन जरूरी है। ठीक है। अब बात करेंगे बाल्यावस्था की दो विशेषताएं। तो बाल्यावस्था को गंदी अवस्था कहा जाता है क्योंकि यह खेलों की अवस्था है। बाल्यावस्था में बालक जो हैं वो मानसिक योग्यताओं में वृद्धि कर पाते हैं, जिज्ञासा उनके अंदर बढ़ती है, आत्मनिर्भरता की भावना आती है, रचनात्मक कार्यों में उनकी रुचि बढ़ती जाती है। नए नए खेलों की अवस्था कहलाती है। बालक इसमें नए नए प्रकार के खेल खेलते हैं, है ना। और काम प्रवृत्ति जो है कम हो जाती है, विपरीत समान लिंग के प्रति जो है वो आकर्षण होता है, इसलिए वो लड़के लड़कों के साथ दोस्ती करते हैं, लड़कियां लड़कियों के साथ दोस्ती करती हैं, गुड्डे गुड़ियों के साथ खेलती हैं, है ना। और रुचियों में निरंतर जो है बदलाव होता रहता है, सामूहिकता की भावना पाई जाती है। तो इतनी सारी विशेषताएं हैं, बहुत सारी, इसमें से कोई दो ही आपको लिखना है। ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम और आगे की विशेषताओं को देखते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्नों पर बात करेंगे। अधिगम की विशेषताएं लिखिए। अधिगम की क्या विशेषता है। तो अधिगम क्या है, फिर से यही प्रश्न पूछ दिया। व्यवहार द्वारा व्यवहार में परिवर्तन। जब भी कोई व्यक्ति किसी नए ज्ञान, कौशल, गुण इत्यादि को सीख लेता है वही अधिगम है। सीखने की प्रभावशाली विधियां कौन कौन सी हैं, ये प्रश्न जो है लगातार कई बार आपसे पूछा है। तो सीखने की प्रभावशाली विधियों में सबसे प्रमुख विधि है लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना, है ना, करके सीखना। ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग। इसके अलावा जो आधुनिक प्रवृत्तियां हैं उसमें आता है भ्रमण विधि, प्रोजेक्ट विधि, है ना, प्रोजेक्ट विधि, संवाद विधि, समूह चर्चा विधि, है ना, समूह चर्चा विधि। इसके अलावा आपके कह सकते हैं कि वाद विवाद विधि, है ना, वाद विवाद, ठीक है, कहानी कथन इत्यादि कई सारी विधियां हैं। प्रश्न ये सब तो जो है कुछ प्रभावशाली विधियों में आती है। तो कई विधियां हैं यहाँ पर। अवलोकन विधि का भी उपयोग कर सकते हैं, अवलोकन या निरीक्षण। ठीक है, प्रश्नोत्तर विधि का भी बात कर सकते हैं। तो ये कुछ प्रभावशाली विधियां हैं। ठीक है। अब यहाँ पर कहा गया किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव और तूफान और विरोध की अवस्था है। समझ में आया। किशोरावस्था के संबंध में कहा गया कि ये बड़े तनाव की अवस्था है। ठीक है। ये कथन जो है आप देखेंगे ये स्टैनले हॉल का कथन है। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है। ये अवस्था किसने कहा, ये कथन किसने कहा, तो याद रखिएगा स्टैनले हॉल। ठीक है ना, स्टैनले हॉल ने कहा। इसका क्या अर्थ है, इसकी विवेचना करिए। तो देखिए जी स्टैनले हॉल ने कहा कि संघर्ष, तनाव और तूफान और विरोध की अवस्था है। यानी इस किशोरावस्था की इस परिभाषा में वो किशोरावस्था की समस्त विशेषताओं का वर्णन कर दिया गया है। संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध। अब देखिए इस अवस्था में क्या होता है कि विद्यार्थी जो बालक होते हैं वो अब धीरे धीरे आयु उनकी बढ़ती जाती है और उनके अंदर कई प्रकार के नए हार्मोनल चेंज होने लगते हैं, जिसकी वजह से इस नए नए हार्मोन्स के श्रावण होने के कारण उनके शरीर में अनेक बदलाव आते हैं।
अब वह जो है उनके शरीर बलिष्ठ होने लगते हैं, लड़कियों के शरीर कोमल होने लगते हैं, स्तनों में विकास होने लगता है, बालकों के जो हैं बालकों में लैंगिक बदलाव, बालक और बालिकाओं दोनों में ही जो है वो लैंगिक बदलाव देखने को मिलते हैं, जिसके कारण है ना उनकी भावनाएं जो है अत्यंत प्रबल होने लगती हैं, संवेग जो है उभर कर आने लगते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो शारीरिक बदलाव हो रहा है, इस शारीरिक बदलाव के कारण बालकों के अंदर तनाव, तूफान, विरोध और संघर्ष की भावनाएं पैदा हो जाती हैं। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है, जी स्टैनले हॉल ने कहा कि किशोरावस्था जो है संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं और आगे की चीज़ों को समझते हैं। बाल विकास की आवश्यकता क्या है? बाल विकास क्यों हम पढ़ते हैं, एक शिक्षक को जानना क्यों ज़रूरी है? तो बाल विकास जो है बालकों के बारे में अध्ययन है। शिक्षा के अंतर्गत शिशुवावस्था से लेकर किशोरावस्था तक के बालकों का अध्ययन हम करते हैं, क्योंकि इसी अवस्था के बालकों को शिक्षण हमें करना है। तो जब हम बाल विकास का अध्ययन करते हैं तो बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक इत्यादि समस्त पहलुओं पर विचार किया जाता है। साथ ही साथ सीखने के सिद्धांतों का, साथ ही साथ उनकी बुद्धि, व्यक्तित्व, रुचि, अभिप्रेरणा, है ना, इत्यादि समस्त पहलुओं पर हम अध्ययन करते हैं। इसीलिए हमें बाल विकास को जानना ज़रूरी है। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। किशोरों के व्यवहार संबंधी समस्याओं का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। देखिए जो किशोर होते हैं, अभी हमने चर्चा की, किशोर जो है संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्थाओं में होते हैं। तो इस अवस्था का कारण जो है उनके अंदर होने वाले शारीरिक और हार्मोनल जो है बदलाव हो रहे हैं वो होते हैं। तो उसके अंदर जो है बालक जो है अपराधी प्रवृत्ति में जा सकते हैं, जिसको रोकने के लिए उनका मार्गांतरीकरण करना ज़रूरी है। दूसरा, बालक जो है वो उनकी भावनाओं में तेज़ी से बदलाव होता है, वो किसी एक को ही आइडियल मानने लगते हैं। उन्हें नैतिक शिक्षा देने की आवश्यकता होती है जिससे वो सही रास्ते पर चल सकें। ठीक है, बालक जो है अपने आप को प्रदर्शित करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, और यदि उनको अवसर न मिला तो वो किसी अनुचित तरीके से अपने अवसरों को तलाशने लगते हैं, जिसके कारण वह गलत मार्ग पर चले जाते हैं। तो क्या है, हमें उन्हें अवसर देना चाहिए जिससे कि वो अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकें किसी से भी, है ना। बालक जो है इस अवस्था में अपनी बातों को कहते नहीं है, करके दिखाने की इच्छा रखते हैं। ठीक है, तो उन्हें हमें करने का अवसर भी देना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पर कह रहा है, चिंतन का शिक्षा में क्या महत्व है। तो चिंतन किसी अमूर्त विषय वस्तु के बारे में सोचना ही चिंतन कहलाता है। तो जब किसी हम अमूर्त विषय वस्तु का शिक्षण विद्यार्थियों के समक्ष करते हैं तो वह उस पर चिंतन करते हैं। इसीलिए विद्यार्थी का चिंतनशील होना ज़रूरी है, क्योंकि जब भी हमें किसी अमूर्त विषय वस्तु के बारे में विद्यार्थी को समझाना है तो हमें उसके अंदर चिंतन की क्षमता का विकास करना ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि मानसिक विकास के विभिन्न पक्ष कौन कौन से हैं। तो मानसिक विकास के पक्षों की अगर आप बात करेंगे तो अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने इसके अलग अलग पक्षों की बात की है। जैसे जीन पियाजे का जो मानसिक विकास के पक्षों का उन्होंने वर्गीकरण किया है 4 भागों में, है ना, जिसको मैंने शुरू में ही चर्चा की थी। संवेदी पेशीय अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसके अलावा जेरोम ब्रूनर नाम के भी एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने मानसिक विकास के पक्षों का जो है वर्गीकरण किया। उन्होंने 3 भागों में इसका वर्गीकरण किया है। पहला क्रियात्मक अवस्था या इनएक्टिव स्टेज, है ना, क्रियात्मक अवस्था। दूसरा उन्होंने कहा प्रतिबिंबात्मक अवस्था, और तीसरा जो उन्होंने कहा संकेतात्मक अवस्था। ठीक है, तो चूँकि मैंने जीन पियाजे के बारे में यहाँ पर पहले ही बता दिया था, जेरोम ब्रूनर के बारे में भी मैंने यहाँ पर 3 अवस्थाओं की चर्चा इन्होंने की है। तो यहाँ पर आप जीन पियाजे का ही लिख सकते हैं। मानसिक विकास के चाहिए 4 पक्ष, है ना, कितने,
4, जेरोम ब्रूनर ने कितने बताए? 3। ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बुद्धि से आप क्या समझते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, बुद्धि जो है अलग अलग बुद्धि की प्रकृति के अनुसार कई तरीके से इसको परिभाषित किया जा सकता है। जैसे किसी ने कहा कि बुद्धि जो है समायोजन की क्षमता है, बुद्धि का तर्क चिंतन कल्पना अमूर्त चिंतन करने की क्षमता है, बुद्धि जो है अधिगम की क्षमता है। तो हम कुल मिला के ये कह सकते हैं कि बुद्धि किसी भी विषय के संबंध में अमूर्त चिंतन करने के समायोजन करने अथवा किसी भी चीज़ को शीघ्र से शीघ्र सीखने की जो व्यक्ति के अंदर क्षमताएं होती हैं वही बुद्धि कहलाती है। अब इसका मापन कैसे किया जाता है? तो बुद्धि के मापन की कई विधियां हैं जो 1905 में सबसे पहले बिने ने बुद्धि परीक्षण का सबसे पहले शुरू किया 1905 ईस्वी में, है ना। बिने ने 1905 ईस्वी में यहाँ पर बुद्धि परीक्षण जो है शुरू किया और उसके बाद से कई सारे बुद्धि परीक्षणों का विकास किया गया। इन सभी परीक्षणों को 2 भागों में बांटा जा सकता है, एक जो है वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण और दूसरा सामूहिक बुद्धि परीक्षण। और किसी एक अन्य आधार पर भी प्रशासन के उसके प्रकृति के परीक्षण की प्रकृति के आधार पर अगर बांटें तो 2 प्रकार में शाब्दिक और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण बांटा जा सकता है। ठीक है, इसकी चर्चा हमने अभी की है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। व्यक्तित्व मापन की कौन कौन सी विधियां हैं? किसी एक विधि का वर्णन कीजिए। तो ध्यान दीजिए, व्यक्तित्व मापन की कई सारी विधियां यहाँ पर होती हैं। यदि व्यक्तित्व मापन की विधियों का सभी का अगर वर्गीकरण किया जाए तो उन विधियों को मूल रूप से 3 भागों में जो है बांटा जा सकता है। व्यक्तित्व मापन की जो सबसे पहली विधि है उसे हम आत्मनिष्ठ विधि कह सकते हैं। दूसरा जो है उसे कह सकते हैं वस्तुनिष्ठ विधि और तीसरा जो कहते हैं वो उसे कहेंगे प्रक्षेपीय विधि। ठीक है, आत्मनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ और प्रक्षेपीय। तो ये इनके अंदर कई जो है प्रकार यहाँ पर व्यक्तित्व के मापन की कई प्रकार आते हैं। जैसे आत्मनिष्ठ विधि में अवलोकन, साक्षात्कार और जीवन इतिहास विधि आ जाता है। इसके अलावा वस्तुनिष्ठ विधियों में निर्धारण मापनियाँ आ जाती हैं, प्रश्नावलियाँ आ जाती हैं, है ना। इसके अलावा प्रक्षेपीय प्रविधियों में कई तरीके मैंने बताए, है ना, जिसमें आप थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट, इंक ब्लॉट टेस्ट, ठीक है, ये सब जो टेस्ट हैं वो प्रक्षेपीय प्रविधियों में आते हैं। तो उनमें से किसी एक विधि का आपको वर्णन कर देना है। हरमन रोरशा के स्याही धब्बा परीक्षण जो कि ये प्रक्षेपीय विधि है उसका वर्णन आप कर सकते हैं, है ना, ये चीज़ है। तो अब यहाँ पर वंशानुक्रम के नियमों का वर्णन कीजिए। तो वंशानुक्रम के मेंडल ने जो है वो नियम यहाँ पर, आनुवंशिकता के जो नियम हैं मेंडल ने यहाँ पर दिए हैं, उन्हीं नियमों को यहाँ पर लिखना है। तो वंशानुक्रम के नियम जो हैं मेंडल ने किसने दिए? मेंडल ने, ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल पूरा नाम इनका है। और इन्होंने 3 नियम जो हैं वो दिए। आनुवंशिकता कितने नियम दिए? 3 नियम। तीनों नियमों का नाम आप यहाँ पर जान लीजिए। पहला नियम है प्रभाव का नियम, प्रभाव का नियम। तीसरा जो है दूसरा जो है वो पृथक्करण का नियम है। और तीसरा जो है वह आपका स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम है। ठीक है ना, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम है, वंशानुक्रम का ये नियम। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने आज 2022 के इस पेपर का भी एनालिसिस यहाँ पर कर लिया है। और आशा है कि आपको ये जो एनालिसिस है वो अच्छा लगा होगा और आपके एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट भी होगा। ठीक है ना, तो वीडियो में अंत तक बने हैं इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी प्रकार से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियोस आपको मिलती रहें हर एक सेमेस्टर से संबंधित और हर एक सब्जेक्ट के जो है कंटेंट आपको यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, तो अगले वीडियो तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुभ दिन।